जय हिंद दोस्तों। आज हम सभी बात करेंगे कि क्या बच्चे जो होते हैं जब वो परिपक्व होते हैं तभी वो कोई भी चीज सीखने के लिए तैयार होते हैं या फिर उन पर एक्सपीरियंसेस का ज्यादा प्रभाव पड़ता है जिसकी वजह से वो सीखते हैं अपने लाइफ में। या फिर हम ब्रूनर की बात करें तो ब्रूनर के अकॉर्डिंग उन्होंने 3 फेजेस बताए थे, जैसा कि यहाँ पर लिखा है इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक। ये इनका नहीं बल्कि ब्रूनर की अवस्थाएं हैं तीनों। क्या इन्हीं तीनों अवस्थाओं से हो करके ही बच्चे गुजरते हैं? यहां पर अलग अलग साइकोलॉजिस्ट अपने मतानुसार अपनी बातें रखते हैं, अपनी जो थिंकिंग है उसके अकॉर्डिंग अपना अपना विचार देते हैं। आज हम सभी बात करेंगे लेओ सेमेनोविच वाइगोत्स्की के बारे में, जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। आज हम सभी बात करेंगे कि लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार एक बच्चा कैसे सीखता है, जैसा कि उनके इस सिद्धांत का नाम ही है सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत। समाज का बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ता है और संस्कृति का उस बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सामान्य परिचय यहां पर लेव वाइगोत्स्की का। उनका पूरा नाम लेव सेमेनोविच वाइगोत्स्की है। उनका जन्म 1896 में हुआ था, जो कि रसिया के हैं, और उनकी डेथ हुई थी 1934 में। 1934 में इनकी डेथ हुई थी। और पेशे से ये साइकोलॉजिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक, और मुख्य योगदान उनका साइकोलॉजी में सबसे ज्यादा रहा है, जिन्होंने ये थियरी दिया है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। भाषा और चिंतन का संबंध उन पर आधारित है और उनकी मान्यता है कि सीखना सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से होता है। जी हां, बच्चा जब पैदा होता है तभी से एक बच्चा समाज में ही पैदा होता है और समाज के लोगों से, घर परिवार, माता पिता, आसपास पड़ोस के जितने भी लोग होते हैं उनसे इंटरेक्ट होता है और उसी इंटरेक्शन के माध्यम से बच्चा सीखता है। यह कथन है लेव सेमेनोविच वाइगोत्स्की का। आगे हम देखते हैं वाइगोत्स्की का अधिगम सिद्धांत, थियरी ऑफ लर्निंग। उनका क्या रहा है? सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है। जी हां, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर के वो समाज में ही रहता है और समाज के हर एक एक्टिविटी को ऑब्जर्व करता है, हर एक चीजों को वो सीखने का प्रयास करता है। इसीलिए इन्होंने कहा है कि सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है। दूसरा है ज्ञान का निर्माण समाज और संस्कृति से होता है। जब भी, चाहे आप हो या फिर हम हो, हम सभी पैदा कहाँ हुए हैं? एक समाज में पैदा हुए हैं और उस समाज के लोगों से जब हम इंटरेक्ट होते हैं, वहां की संस्कृति का मतलब वहां का वेशभूषा, रहन सहन, खान पान, वहां के पर्व त्योहार, वहां की भाषाएं, बोलियां, ये सारी चीजें मिल करके एक वर्ड हम उसके लिए बोलते हैं संस्कृति। तो हमारी जो उस बच्चे की जो संस्कृति होती है उसके माध्यम से उस बच्चे का ज्ञान का निर्माण होता है। नेक्स्ट है बच्चा दूसरों से बातचीत करके सीखता है। जी हां, कभी कभी हम बचपन की बातें करें तो अपने अंकल या फिर अपने पेरेंट्स से जब बातें करते थे तो वहां से हमको काफी चीजें सीखने के लिए मिलती थी। जब एक बच्चा अपने से बड़ों से इंटरेक्ट होता है, कुछ चीजों के बारे में सोचता है और अपने से बड़ों से पूछता है कि ये क्या है और ये कैसे बनाया, किसने बनाया। जिज्ञासु होते हैं बच्चे और तरह तरह के सवाल पूछते हैं। तो उन्होंने बोला है कि बच्चा दूसरों से बातचीत करके सीखता है। नेक्स्ट है भाषा सीखने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। जी हां, अगर कोई बच्चा समाज में पैदा हुआ है तो समाज की ही भाषा बोलेगा और वो भाषा बोलने के लिए समाज के लोगों से इंटरेक्शन करना जरूरी है। जब तक वो इंटरेक्ट नहीं होगा तब तक उस समाज का, उस समुदाय की भाषाएं, बोलियां नहीं बोल पाएगा। इसीलिए इन्होंने कहा कि जो भाषा है वो सीखने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। आगे है पहले सामाजिक स्तर पर फिर व्यक्तिगत स्तर पर विकास होता है, क्योंकि बच्चा जब समाज में रहता है तो सामाजिक चीजों को सीखता है और फिर अपना डेवलपमेंट करता है। ये कथन है लेव सेमेनोविच वाइगोत्स्की का। इसमें इन्होंने कहा है कि पहले सामाजिक स्तर पर बच्चे का विकास होता है और उसके बाद बच्चे का विकास व्यक्तिगत स्तर पर होता है।
आगे देखते हैं हम, आगे है जेडपीडी यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये क्या होता है भाई, इसको देखते हैं। जेडपीडी वह अंतर जो बच्चा स्वयं कर सकता है और सहायता से कर सकता है। यानी जैसे कोई भी एक कार्य है, मान लीजिए कि आप कोई पोयम सुनना चाहते हैं या फिर सीखना चाहते हैं, तो स्टार्टिंग में आपने पोयम को सीखने का प्रयास किया, लेकिन कुछ चीजें उसमें रह गई और उसको आप नहीं सीख पा रहे हैं। लेकिन वहीं पर आपसे ज्यादा जो नॉलेज का रहेगा वो आपको हेल्प करता है वो सारी चीजें सीखने में, और उस हेल्प की मदद से जो दोनों के बीच का गैप है, लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट और लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, यानी हमारी जो क्षमताएं हैं, हमारी अपनी क्षमताएं हैं, उन दोनों के बीच में वास्तविक और प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी समीपस्थ ये पोटेंशियल डेवलपमेंट के बीच की लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट और लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट के बीच का जो गैप होता है, उसी गैप को हम कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यहां पर उन्होंने बोला है लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, यानी कि हम स्टार्टिंग में कहां तक सीख सकते थे। जैसे मान लीजिए कि हम कोई एक क्वेश्चन या फिर मैथमेटिक्स का कोई एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन कुछ स्टेप जाने के बाद हम वहां पर फंस गए हैं, उसके आगे हमको समझ में नहीं आ रहा है, बस एक स्टेज पर हम वहां फंस रहे हैं। अगर वो कोई बता दे तो हम उसके आगे पूरा सॉल्व कर देंगे। वो जो गैप है, यानी कि जहां तक हम उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते करते पहुंचे हैं और उसके बाद जो हम कर सकते हैं, उसके बीच का जो गैप है वही है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जेडपीडी। संभावित विकास का क्षेत्र लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, हमारे पोटेंशियल है कि हम वो सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन बस वो गैप को कोई फुलफिल कर दे। दोनों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसी को हम जेडपीडी कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। एक कॉन्सेप्ट उनका है MKO का, मोर नॉलेजेबल अदर। आप याद करिए कि जब आप कोई भी चीज जब आप पढ़ना स्टार्ट किए होंगे तो किससे पूछने जाते होंगे? क्या ऐसे लोगों से जो कुछ भी उसके बारे में ना जानते हो, या फिर ऐसे लोगों से पूछना पसंद करेंगे जो उसके बारे में जानते हो? या एक सामान्य सी बातें कर लेते हैं कि आप मान लीजिए एक डिग्री ले रहे हैं, बीएड की डिग्री ले रहे हैं, आगे क्या करना है? क्या एक इंटर जो पास है उससे पूछने जाएंगे, या फिर जो और सारी डिग्रियां ले चुका है उससे पूछेंगे कि हमको आगे क्या करना चाहिए? हमारा उद्देश्य यह है कि हम अपने जीवन में ये करें, लेकिन वो करने के लिए हमको क्या करना होगा? जवाब होगा कि हम उससे पूछेंगे जो अधिक डिग्री लिया हो या फिर जो उस मंजिल को प्राप्त कर चुका हो, उस लेवल पर जा चुका हो। तो वही है, जो हमसे ज्यादा जानता हो अक्सर हम हेल्प उसी से लेते हैं। MKO कौन हो सकता है? यहां पर एक शिक्षक MKO हो सकता है, माता पिता हो सकते हैं, सहपाठी हो सकते हैं और बड़े भाई बहन हो सकते हैं। वो हमसे नॉलेज में ज्यादा हो सकते हैं। अब यहां पर भूमिका क्या होगा, रोल क्या होगा उनका? बच्चे को सही मार्गदर्शन देना। जैसा कि हमने बोला कि आप बीएड कर रहे हैं, लेकिन बीएड के आगे आपको मान लीजिए पीएचडी करना है। पीएचडी करने के लिए आपको मार्गदर्शन, आपको गाइड कौन करेगा? जो पीएचडी कर रहा हो या फिर जो पीएचडी कंप्लीट कर चुका हो, या फिर आपके टीचर, क्योंकि आपसे वो कहीं ज्यादा जानते होंगे, या फिर आपके पेरेंट्स अगर उतना पढ़े लिखे होंगे तो वो आपको गाइड कर सकते हैं। आपके भाई बहन में कोई पढ़ा होगा तो वो आपको गाइड कर सकते हैं। आपके क्लासमेट्स अगर उतना पढ़े लिखे होंगे, क्लासमेट तो नहीं होगा क्योंकि क्लासमेट तो आपके साथ है, ठीक है, तो वो कोई भी हो सकता है जो आपको गाइड कर सके। नेक्स्ट है नई जानकारी प्रदान करना। कभी कभी होता है कि हम जो चीजें पढ़ रहे हैं लगातार उससे हट करके कुछ हमको करना है, तो हमको वैसे इंसान को पकड़ना पड़ता है जो उसके बारे में अच्छी जानकारी रखता हो। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे लोगों को पकड़ेंगे जो उसके बारे में कुछ भी ना जानता हो। इसीलिए यहां पर कह रहा है कि जो एक बच्चा होता है, शिशु होता है, वो हमेशा ऐसे लोगों से पूछना पसंद करेगा जो उनसे ज्यादा जानता हो। कभी कभी होता है कि मान लीजिए एक छोटा बच्चा है,
अपनी मम्मी से पूछना पसंद नहीं करता, वो कह देता था इनके कहा आता है, हम इनसे ना पूछेंगे, पापा ज्यादा जानते हैं, हम पापा से ही पूछेंगे। तो वहां पर क्या है, बच्चे को यह लगता है कि मम्मी को कुछ नहीं आता है, या फिर इसी का अपोजिट हो सकता है, पापा से कभी कोई प्रश्न पूछा और पापा ना बता पाए हो, तो उसके बाद से उसकी मानसिकता बन जाएगी, उसकी मेंटालिटी बनेगी, पापा से पूछते हैं तो कुछ ना बताते हैं, हम इनसे काहे पूछेंगे, मम्मी बताती है अच्छे से, चलो मम्मी के पास चलते हैं। तो उसके माइंड में क्या हुआ कि वो अपने से ज्यादा नॉलेजेबल किसको समझा, अपनी मां को समझा। ठीक है। और नेक्स्ट है इसमें समस्या समाधान में सहायता करना। जब आप किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं, वहां से निकलने के लिए आप वैसे इंसान से हेल्प लेना पसंद करते हैं जो आपको उस प्रॉब्लम से निकाल सके, या फिर यह कह सकते हैं कि जो उस प्रॉब्लम से संबंधित जानकारी रखता हो, उस प्रॉब्लम को पहले फेस कर चुका हो। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अब। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है अस्थायी सहायता देना। जैसे हम सभी बचपन में, इसका स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है पाड़ या ढांचा, या फिर मचान कहीं कहीं लिखा होता है। सीटेट के पेपर में अक्सर ये 4 वर्ड लिखे हुए आते हैं। पहला स्कैफोल्डिंग, दूसरा पाड़ या ढांचा या मचान, हो गया 4। ठीक है। तो इसका अर्थ होता है अस्थायी सहायता प्रदान करना। यानी जैसे जब आप स्टार्टिंग में बचपन में रहते हैं, कोई चीज सीखते हैं, जैसे हाथ पकड़ करके पेन चलाना सिखाना, या फिर स्टार्टिंग में साइकिल चलाना सिखाना। होता है ना कि पापा लोग या फिर हमारे भाई हो सकते हैं, या फिर गांव के कोई हमसे बड़े हो सकते हैं जो सीख चुके हों, वो ऐसे पकड़ते हैं, धीरे धीरे ले जाते हैं और फिर कहते हैं पैडल मार, और जैसे ही वो चलाना स्टार्ट करता है छोड़ देते हैं। फिर देखते हैं जब वो लड़खड़ा रहा होता है तो फिर उसको पकड़ लेते हैं। तो कह रहा है कि इनिशियल स्टेज पर जब कोई सहायता प्रदान करता है, स्टार्टिंग में जब कोई सहायता प्रदान करके कोई भी चीज सिखा दे, तो वो होता है स्कैफोल्डिंग। अब इसकी विशेषताएं क्या है? आवश्यकता अनुसार सहायता करना। उस बच्चे को आप जिंदगी भर साइकिल चलाना नहीं सिखाएंगे, या फिर कोई स्विमिंग करना चाहता है, उस बच्चे को जिंदगी भर हाथ पकड़ करके स्विमिंग नहीं करवाएंगे, बल्कि क्या करेंगे, स्टार्टिंग में आपने हेल्प कर दिया, वो एक बार सीख गया, फिर उसको आपकी आवश्यकता नहीं है कि आप स्विमिंग करवाइए उसको। एक बार जितनी उसको आवश्यकता थी उसने आपसे हेल्प लिया, जो वही हेल्प लिया इनिशियल स्टेज पर, उसी को हम बोलेंगे स्कैफोल्डिंग, पाड़, ढांचा या मचान। धीरे धीरे सहायता हटाना, वही हमने बोला कि जब आप साइकिल चलाना बच्चे को सिखाते हैं और जैसे ही वो धीरे धीरे सीख जाता है, फिर आप वो सहायता देना बंद कर देते हैं। और नेक्स्ट है बच्चे को आत्मनिर्भर बनाना। हाँ, यहां पर जब हम सहायता देते हैं, सहायता किस लिए करते हैं? ताकि वो खुद से चलाना सीख ले, चाहे वो कोई भी चीज हो, चाहे बाइक हो, साइकिल हो, या फिर स्विमिंग हो, या फिर कोई गेम ही क्यों ना हो। कभी कभी बैट बॉल पकड़ना भी पेरेंट्स या कोच सिखाते हैं, या फिर ऐसे बड़े भाई बहन या फिर गांव के कोई, वो लोग पकड़ना सिखाते हैं, ऐसे मारो। हर एक चीज को इनिशियल स्टेज पर सिखाते हैं। क्या विराट कोहली को आज भी कोई अब सिखाता होगा? शायद नहीं सिखाता होगा, क्योंकि आज वो मैच्योर हो चुका है, वो सारी चीजें सीख चुका है। तो इसीलिए कह रहा है कि बच्चा धीरे धीरे जो होता है आत्मनिर्भर हो जाता है। इसमें एग्जाम्पल दिया है, शिक्षक पहले संकेत देता है, यानी साइन का प्रयोग करते हैं शिक्षक, फिर प्रश्न पूछते हैं और अंत में बच्चा स्वयं करता है। कभी कभी होता है कि पहले बच्चे को कोई एक चीज दिखा दी जाए, चाहे एप्पल दिखाया जाए या फिर कोई भी एक ऑब्जेक्ट दिखाया जाए, फिर उसके बाद प्रश्न पूछा जाए कि ये क्या है, तो फिर बच्चा अंत में स्वयं उसके बारे में जानने लगता है कि हाँ ये तो एप्पल है। ठीक है। जैसे यहां पर है, अब ये इस बच्चे के पापा जी हैं, इनिशियल स्टेज पर इस बच्चे को सहायता दे रहे हैं। क्या जरूरी है कि ये उम्र भर ऐसे ही हाथ पकड़ करके इसको साइकिल चलाना सिखाएंगे? नहीं, इसको जब तक आवश्यकता है, जब तक ये सीख ना ले, तब तक इसको आप सिखाते हैं। या फिर हम बचपन की बातें करें तो उंगली पकड़ करके चलना सिखाया जाता है।
क्या माता पिता उम्र भर बच्चे का उंगली पकड़ करके चलना सिखाते हैं? कभी नहीं सिखाते। या फिर स्विमिंग की बात करें इस तरह से, क्या ये पेरेंट्स बच्चे को उम्र भर ऐसे ही स्विमिंग कराएंगे? नहीं। जब तक इसको आवश्यकता है, जब तक ये स्विमिंग सीख ना ले, तब तक ये सिखाते हैं। और जैसे ही ये बच्चा सीख लेता है, स्विमिंग सिखाना बंद कर देते हैं, बल्कि वो खुद परिपक्व होता है, उनकी आवश्यकता ही नहीं महसूस करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण, सोशल इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन। सोशल इंटरेक्शन, इसमें कह रहा है कि सीखने का मूल आधार, जब हम सभी अपने माता पिता बड़े बुजुर्गों से बातें करते हैं तो वहां की बहुत सारी चीजों से हम रूबरू होते हैं, उसके बारे में जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। यही कह रहा है कि वहां से हम सीखते हैं। समूह कार्य से बेहतर सीखना, जब हम ग्रुप वर्क करते हैं या फिर प्रोजेक्ट कोई दे दिया जाए, कई लोगों को उसमें शामिल किया जाए, तो उसमें अलग अलग लोगों का दिमाग लगता है और उस कार्य को हम समूह में करते हैं और वहां से हम बेहतर उस चीज को कर सकते हैं। जैसा कि टीम वर्क की बात किया जाता है, एक पोएम भी है टीम वर्क करके। ठीक है, तो हमेशा टीम वर्क अगर अच्छा है, सभी लोग अपना कंट्रीब्यूशन बराबर दे रहे हैं, तो वो 100% श्योर है कि अच्छा ही करेगा। आगे है भाषा, सामाजिक संपर्क का माध्यम। हम सभी किसी से भी बातें करते हैं तो कैसे करेंगे? भाषा से। अब वो भाषा दो तरह की हो सकती है, वर्बल या फिर नॉन वर्बल, यानी कि वो यानी भाषा के माध्यम से या फिर संकेत के माध्यम से। आगे है संवाद से सोच का विकास। जब हम सभी अपने पेरेंट्स से बातें करते हैं तो उस समय कुछ ना कुछ सोचते हैं, अच्छा, क्योंकि बचपन में तो अक्सर सभी भूत प्रेत की कहानियां सुनाते हैं, चुड़ैल कैसी होती होगी, भूत कैसे होते होंगे, वो कल्पना करने लगता है, कल्पना की दुनिया में चला जाता है और इससे बच्चे का जो मानसिक विकास होता है, सोचने की क्षमता होती है, उसमें वृद्धि होती है। वाइगोत्स्की के अनुसार यहां पर है, बिना सामाजिक संपर्क के अधिगम संभव नहीं है, क्योंकि बच्चा जो जन्म लेगा वो सामाजिक संपर्क में रहेगा ही रहेगा। इसीलिए इनका कहना है कि बिना सामाजिक संपर्क के कोई भी अधिगम नहीं हो सकता है। आगे है प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच ये बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म है। इसका अर्थ है बच्चा स्वयं से बात करता है, समस्या हल करने में सहायक, और इसकी कुछ विशेषताएं हैं, बचपन में अधिक दिखाई देती है, आत्मनियंत्रण, सेल्फ रेगुलेशन विकसित करती है, और पहले यह करना फिर वह करना। जैसे एक बच्चा होता है, जब जाता है स्कूल से घर, तो उस समय यह डिसाइड करता है, घर चल रहे हैं, अब पहले चलेंगे, पहले खेलते हैं, फिर उसके बाद खाना खाएंगे, नहीं पहले खाना खाएंगे फिर खेलते हैं, उसके बाद फिर जो मम्मी कहेंगी उसको कर लेंगे, फिर शाम को लिखने पढ़ने बैठ जाएंगे। यानी ये सारी चीजें किससे बात कर रहा है? खुद से। तो ये प्राइवेट स्पीच है उसकी, जो इसको सेल्फ रेगुलेशन में, अपने आप को नियंत्रित करने में सहायता करती है। आगे इसमें है इनर स्पीच, निजी वाणी का विकसित रूप। पहले जो बच्चा है वो खुद से बातें करता है, लेकिन जब वही डेवलप्ड हो जाता है तो इसी का विकसित रूप हम कहते हैं इनर स्पीच, जिसको हम इंट्रा कम्युनिकेशन कहते हैं। हम खुद से बातें करते हैं। कभी कभी लगता है कि आज यार हम बहुत खेल लिए और मम्मी बोली थी ये करने को, हम किए नहीं और लग रहा है घर पीटे जाएंगे। लेकिन जब बच्चा घर पे जाता है तो शायद कुछ अलग होता है, तो वहां पर कभी कभी समस्या समाधान, किसी भी प्रॉब्लम में फंसता है, उसके बारे में भी चिंतन करता है, यार ऐसे तो किए थे पिछली बार, अब की बार देखते हैं ये प्रॉब्लम आई है, फिर कोशिश करते हैं उसी तरह से। तो इस तरह से वो खुद थिंकिंग करता है, लेकिन बोलता नहीं है, अपने माइंड में ही वो सारी चीजें, वो सारे विचार चलते हैं उसके। इसीलिए अब यहां पर एक चीज समझना होगा कि ये सारी चीजें वो सोच रहा है, लेकिन सोचने से पहले क्या आया? भाषा आया। तो वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा पहले है और विचार बाद में है। जब तक भाषाई विकास नहीं होता है तब तक उसका विचार, थिंकिंग डेवलप नहीं होगा। ये एक अंडरस्टूड चीज हो गई। अब यहां पर भूमिकाएं क्या है? रोल, चिंतन। जब आप थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं, तो उसमें ये इनर स्पीच काफी हेल्पफुल होती है। योजना बनाना, प्लान करना, अच्छा आज चलेंगे, ऐसे करेंगे, आज इतना लिखेंगे, ये
इंग्लिश इतना पढ़ेंगे, मैथ इतना पढ़ेंगे, सोशल साइंस इतना पढ़ेंगे, हर एक चीज के लिए एक प्लान बनाते हैं हम कि ये सारी चीजें जाकर के करेंगे। आगे है निर्णय लेना, डिसाइड करते हैं आज कुछ भी हो जाए, आज तो हम इतना तो अब करके रहेंगे, डिसीजन एक लेते हैं आप। ये सारी चीजें किसके माध्यम से होता है? इनर स्पीच के माध्यम से। आगे है, इसमें लिखा है इनर स्पीच उच्च मानसिक क्रिया है, यानी कि हायर मेंटल एक्शन है। आगे है वाइगोत्स्की के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या है? शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शक की होती है, यानी कि एक शिक्षक जो होता है वो गाइड करता है बस। वहां पर एक शिक्षक अपने आप को ये नहीं रिप्रेजेंट करता है कि हमें सर्वज्ञाता है, हमें को सब कुछ आता है, ऐसा नहीं है भाई। वाइगोत्स्की कह रहे हैं कि आप सिर्फ गाइड करिए, बच्चा सीख जाएगा। आगे है सहयोगात्मक अधिगम पर जोर। बच्चे को, अभी इससे पहले हम लोग डिस्कस किए हैं कि हम ग्रुप लर्निंग, यानी कि जब हम ग्रुप में कोई काम करते हैं तो वो काफी बेहतर करते हैं, तो वहां पर सहयोग की भावना, कोऑपरेशन की भावनाएं विकसित होती हैं। भाषा आधारित शिक्षण, जब आप शिक्षण कर रहे हैं तो वहां पर लैंग्वेज की बातें करते हैं, यानी आप किसी ना किसी भाषा के माध्यम से आप अपने कंटेंट को डिलीवर करते हैं, तो वहां पर जरूरी होता है कि भाषा पर आधारित शिक्षण हो, भाषा का प्रयोग हो। वहां पर समूह गतिविधियां आवश्यक, यानी कि जब आप कोई काम करते हैं तो वहां पर समूह, एक ग्रुप की एक्टिविटी होनी चाहिए जहां पर कोऑपरेशन डेवलप होगा। यह है वाइगोत्स्की के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व। इसका निष्कर्ष क्या है? वाइगोत्स्की ने अधिगम को सामाजिक प्रक्रिया माना है। इसकी बातें हम पहले भी किए हैं कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा जन्म लेता है एक समाज में, तो सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है, यह वाइगोत्स्की का भी कहना है। भाषा, संस्कृति और समाज का प्रमुख योगदान। हम जहां भी रहते हैं वहां पर कोई ना कोई भाषाएं बोली जाती होंगी, वहां की संस्कृति कुछ होगी, और वहां का एक समाज होगा, सोसाइटी, हमारा आसपास का एनवायरनमेंट, वो सारी चीजें हमको प्रभावित करती है, एक बच्चे को प्रभावित करती हैं। तो वही यहां पर निष्कर्ष में आया है कि भाषा, संस्कृति और समाज का प्रमुख योगदान होता है। आधुनिक शिक्षण पद्धतियों का आधार, आज के समय में जो भी एजुकेशन सिस्टम है उसका एक आधार यह भी है वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, क्योंकि डाइवर्स क्लासरूम की बातें करते हैं हम। एक क्लासरूम में विभिन्न समुदायों के, विभिन्न समाज से आए हुए विभिन्न भाषाओं के बच्चे बैठते हैं। उन सब को समझने में, उन सब के प्रति हमारा किस तरह से इंटरेक्शन होगा उसको समझना जरूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहां पर अलग अलग तरह के भाषा बोलने वाले हैं, अलग अलग धर्मों के लोग बैठे हुए हैं, तो ये सारे बच्चे जो हैं इनके प्रति हमारा रवैया कुछ अलग रहे। हो सकता है जिस धर्म के हम हो उसी धर्म के बच्चे को प्रेफरेंस दे। इन सब से बचने के लिए यह जरूरी है कि आधुनिक शिक्षण पद्धतियों को हम अप्लाई करें, लागू करें। अब यहां पर कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको आज हम सभी डिस्कस करेंगे। पहला है, a student is talking to himself while solving a puzzle and later start solving silently। कह रहा है कि एक बच्चा जो है वो एक पजल को पहले बोलता है, यानी बात करके उसको बोलने का प्रयास करता है और फिर उसको साइलेंट होकर के सॉल्व करता है। यह क्या है? निजी वाणी से आंतरिक वाणी, प्रतीकात्मक अधिगम से क्रियात्मक अधिगम, स्कैफोल्डिंग का अभाव, स्वतंत्र अधिगम का पूर्ण विकास। तो स्वाभाविक है, पहले वो प्राइवेट स्पीच किया, फिर इनर स्पीच किया, तो ये पहला है, ए वाला। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्कीज थियरी दिस टीचिंग स्ट्रेटजी शो। यहां पर है, एक शिक्षक पहले संकेत देता है, फिर उदाहरण दिखाता है और अंत में बच्चे को स्वयं कार्य करने देता है। पहले आपने संकेत दिखाया और फिर उसका उदाहरण दिखाया, तो ये बच्चे को स्वयं कार्य करने देता है। ये उनकी थियरी की कौन सी स्ट्रेटजी को शो करता है? पहला है स्थायी सहायता और वास्तविक विकास, दूसरा है स्कैफोल्डिंग एंड जेडपीडी,
केवल प्रतीकात्मक आंतरिक वाणी का अभाव। तो आप लोग इसका उत्तर करेंगे कि क्या होगा। यहां पर पहले उसने कहा है कि वो संकेत देता है, संकेत दिया तो केवल प्रतीकात्मक अधिगम तो होगा नहीं, आंतरिक वाणी यहां पर होगा नहीं, और स्थायी सहायता यानी परमानेंट की बात तो कर नहीं रहा है, क्योंकि बच्चे को स्वयं करने की बात भी आगे कर रहा है, तो बी वाला होगा स्कैफोल्डिंग एंड जेडपीडी में अधिगम। नेक्स्ट है, इन अ क्लासरूम लर्निंग इज प्रमोटेड थ्रू ग्रुप डिस्कशन, क्वेश्चनिंग एंड पीयर इंटरेक्शन। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार यह प्रक्रिया किस तथ्य या फिर अवधारणा और प्रयोग को दर्शाती है। कह रहा है कि एक क्लासरूम है, उसमें जो अधिगम हो रहा है वो ग्रुप डिस्कशन, क्वेश्चनिंग और पीयर इंटरेक्शन की बात कर रहा है। भाई ग्रुप डिस्कशन की बात कर रहा है, पीयर इंटरेक्शन की बात कर रहा है, इसका मतलब है कि सामाजिक अंतःक्रिया, क्योंकि ग्रुप में तो समाज है ना भाई, वहां पर उसके क्लासमेट है जिससे वो इंटरेक्ट हो रहा है, तो सामाजिक अंतःक्रिया से उच्च मानसिक क्रियाओं का विकास हो रहा है। जहां पर भी ग्रुप की बातें करे, जहां पर पीयर की बातें करे, वहां पर अंतःक्रिया होगा, और अंतःक्रिया कैसा होगा, सामाजिक अंतःक्रिया की बात करेगा। लास्ट शायद है इसमें, अ चाइल्ड कैन नॉट रीड अ पैराग्राफ इंडिपेंडेंटली बट कैन रीड इट विद टीचर सपोर्ट एंड विजुअल क्यूज। कह रहा है कि एक बच्चा जो है पैराग्राफ को खुद से नहीं पढ़ पा रहा है, बल्कि टीचर हेल्प करे तब उसको पढ़ ले रहा है। यह वाइगोत्स्की के किस संदर्भ को दर्शाता है, वास्तविक विकास स्तर और स्वतंत्र अधिगम, जेडपीडी, एमकेओ, स्कैफोल्डिंग का संयुक्त प्रयोग। हाँ जी, यही होगा, क्योंकि केवल आइकॉनिक लर्निंग मतलब कह रहा है कि आइकॉन कोई सिंबल आप प्रदर्शित करें या फिर कोई एक चित्र, किसी भी ऑब्जेक्ट का चित्र आप दिखाएं, केवल जहां भी आता है अक्सर ये सीटेट में माना जाता है निगेटिव है, आंतरिक वाणी, इनर स्पीच की बात नहीं कर रहा है यहां पर। तो यहां पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बस आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।